इसका छुट्टी वाला सब्जेक्ट लाइए। हिमांशु माइक ऑन कर ले। गुड आफ्टरनून बच्चों। बेटा आवाज आ रही है जो ऑनलाइन है? बच्चों आवाज आ रही है क्या?
बच्चों आवाज आ रही है मेरी? आवाज आ रही है क्या बेटा मेरी? बेटा अनम्यूट करके आंसर भी दे सकते हो तुम। ठीक है बेटा। हाँ तो चलिए बेटा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। राइट, तो कल की क्लास में बेटा हमने लॉज ऑफ क्या डिस्कस किया था? केमिकल कॉम्बिनेशन। राइट, इसमें हमने 4 लॉज डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। हेडिंग डालेंगे बेटा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये भी आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा बच्चों, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। राइट, ठीक है। आपको म्यूट कर दिया है बेटा। चलिए बेटा मैंने अभी अनम्यूट कर दिया है, अभी क्लियर है? राइट तो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी क्या कहती है बेटा कि जो भी मैटर है दैट कंसिस्ट ऑफ क्या बेटा? टाइनी स्मॉल पार्टिकल। उन सबको क्या कहा था उन्होंने? एटम्स। क्या कहा था? एटम्स। तो लिखेंगे बेटा मैटर, लिखेंगे मैटर कंसिस्ट ऑफ, लिखेंगे बेटा मैटर कंसिस्ट ऑफ, ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स बेटा। ऑल मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स। जो भी मैटर है बेटा वो क्या है? टाइनी स्मॉल पार्टिकल्स के बने हुए होते हैं। और ये जो टाइनी स्मॉल पार्टिकल है उसको डाल्टन ने क्या बोला? उनको एटम। क्या बोला? एटम। इन्होंने बोला कि एटम इंडिविजुअल है। क्या है? एटम इंडिविजुअल है। तो ये क्या बात सही है कि गलत है? नहीं। एटम क्या है? एटम से छोटे पार्टिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। राइट, दिस मीन्स एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। तो हम उस पे नहीं जा रहे हैं क्या सही है क्या गलत है, हम सिर्फ उस पे जा रहे हैं कि इसने बोला क्या था। ठीक है, तो मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा। ठीक है, लिखेंगे मैटर कंसिस्ट ऑफ, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल, मैटर कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स बेटा। राइट, बट ये एक्चुअल में सही नहीं है। एटम से भी छोटे पार्टिकल क्या करते हैं? एग्जिस्ट करते हैं बेटा। राइट, क्लियर है बच्चों जो ऑनलाइन है बेटा? क्लियर है? यस सर। ठीक है। राइट, सेकंड पॉइंट है बेटा, लिखेंगे एटम्स, लिखेंगे ऑल द एटम्स, लिखेंगे सेकंड पॉइंट, ऑल द एटम्स of a given element, all the atoms of a given element, all the atoms of a given element have identical properties, have identical properties including क्या बच्चों? आइडेंटिकल मास, इंक्लूडिंग आइडेंटिकल मास। सबका मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। क्या ये बात सही है? ये भी बात सही नहीं है। एक एटम के एक से ज्यादा क्या हो सकते हैं? एक एलिमेंट के एक से ज्यादा एटम एग्जिस्ट करते हैं, जिसको आप क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। क्या कहते हैं? आइसोटोप्स। तो ये भी बात नहीं है, बट जो उसने बोला है वो अभी हम सिर्फ लिख रहे हैं। राइट, क्या करेक्ट है क्या क्या रॉन्ग है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। क्लियर है? दूसरी बात इन्होंने बोली अगर एटम क्या है? डिफरेंट एलिमेंट का है तो उसका मास क्या रहेगा? डिफरेंट रहेगा। तो आगे कंटिन्यू करेंगे। वेयरएज एटम ऑफ, वेयरएज एटम्स ऑफ, हाँ इसी पॉइंट में बेटा। हाँ जी बेटा, सर एक बार दोबारा से दोबारा बता रहा हूँ बेटा मैं। जैसे हमने बोला कि कार्बन है, लेट्स सपोज आपने कोई एलिमेंट लिया कार्बन, तो कार्बन के जो सारे एटम्स हैं वो आइडेंटिकल होंगे, मतलब उनका मास क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा, मतलब सेम रहेगा। क्या ये सही है? क्या कार्बन के जो सारे एटम्स होते हैं उनका मास सेम होता है? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि कार्बन के क्या एग्जिस्ट करते हैं बच्चों? आइसोटोप। क्या एग्जिस्ट करते हैं? आइसोटोप्स।
आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका सेम एटॉमिक नंबर होता है बट एटॉमिक मास क्या होता है बच्चों? डिफरेंट। Different. राइट, आपने सुना होगा कार्बन का आइसोटोप C12, C13 और C14। तो आप देख सकते हैं बेटा, कार्बन जो है एलिमेंट तो एक ही है बट उसके 3 एटम है और तीनों एटम का मास क्या है? डिफरेंट है। एक का मास 12 है, एक का मास 13 है और एक का मास क्या बच्चों? 14 है। क्लियर है बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन है, क्लियर है बेटा आप लोगों को? सर एक बार ये वाला पॉइंट रिपीट करना। रिपीट कर रहा हूँ बेटा। क्या है? जैसे नहीं सर, जो लिखवाया आपने लेट्स सपोज कार्बन लिया, हमने कोई एलिमेंट लिया कार्बन। अब डाल्टन क्या कहते हैं कि कार्बन जो एलिमेंट है उसके जो एटम है सबका मास सेम रहेगा, सारे एटम्स का मास सेम रहेगा। जो भी कार्बन के जितने भी एटम्स हैं, ऑल एटम्स का मास क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट ये ट्रू नहीं है, ये सही नहीं होता, क्योंकि जो कार्बन है बेटा उसके क्या होते हैं? 3 एटम एग्जिस्ट करते हैं और तीनों एटम का मास क्या होता है? डिफरेंट होता है, जिसको आप क्या कहते हो? आइसोटोप्स। क्या कहते हो? आइसोटोप्स। क्लियर है बेटा? मतलब एक सिंगल एलिमेंट है, उसके एक से ज्यादा एटम भी पॉसिबल हो सकते हैं, इसका ये मतलब है बेटा। क्लियर है? आपने तो लिखवाया कि आइडेंटिकल प्रॉपर्टी, एलिमेंट्स की आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज और एंड आइडेंटिकल मास बेटा, मैंने पहले ही बोला बेटा ये सही नहीं है। जैसे कि हम अभी सिर्फ उतना लिख रहे हैं बेटा जो डाल्टन ने बोला है। क्या सही है या क्या गलत है वो नहीं बोल रहे। हमने क्या हेडिंग डाला? डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन ने ये सब बात बोली थी, तब तक आइसोटोप डिस्कवर नहीं हुए थे बेटा। तो जब डाल्टन ने कहा था तब ये बात सही थी, बट जैसे जैसे केमिस्ट्री एडवांस हुई, साइंस आगे बढ़ी, ये बातें क्या होती चली गई? रॉन्ग होती चली गई। तो अभी हम सिर्फ हिस्ट्री लिख रहे हैं बेटा। क्या लिख रहे हैं? हिस्ट्री लिख रहे हैं। क्लियर है बेटा? yes sir. यस सर। ठीक है, आगे प्रोसीड करें। ठीक है, यस तो सर। लिखेंगे बेटा, कंटिन्यू करेंगे आगे। क्या लिखा था बेटा? वेयर एज एटम ऑफ, आगे कंटिन्यू करेंगे इसी लाइन में, इसी पॉइंट में बेटा। एटम, वेयर एज एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास, वेयर एज एटम्स ऑफ different elements have different mass. करेक्ट है? तो डिफरेंट, जैसे ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन के एटम का मास कितना होगा बच्चों? 16। कार्बन के एटम का मास 14। नाइट्रोजन के एटम का मास, सॉरी, नाइट्रोजन के एटम का 14, ऑक्सीजन का क्या? 16। तो डिफरेंट एटम्स होंगे, उनका मास क्या रहेगा? डिफरेंट आएगा, मतलब डिफरेंट एलिमेंट। थर्ड है बेटा, थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि जो कंपाउंड के बारे में इन्होंने बोला, तो कंपाउंड कैसे बनता है हमें पता है। क्या होता है? व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, है ना, तो लिखेंगे व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, व्हेन एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट combines in a fixed weight ratio, combines in a fixed weight ratio, combines in a fixed weight ratio। ठीक है, क्या लिखा था बेटा? When atoms of different element combines in a fixed weight ratio, compound is formed बेटा, compound is formed। क्लियर है बेटा? ये हमने डिस्कस किया था पहले भी। लेट्स सपोज आपको अगर वाटर बनाना है तो H और O लेना है, तो H के कितने ग्राम लेने हैं आपको? 2 ग्राम, कल की क्लास में देखा था। और इसका कितना लेना है आपको? 16 ग्राम। तो जब ये आपस में कंबाइन करेंगे तो क्या मिलेगा? H2O। क्या मिलेगा? H2O। When atoms of different element combines, compound formation takes place। क्लियर है बेटा? क्लियर है बच्चों जो ऑनलाइन है? यस सर। ठीक है, राइट। फोर्थ पॉइंट है बेटा, फोर्थ पॉइंट भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। फोर्थ पॉइंट डाल्टन ने क्या बोला कि केमिकल रिएक्शन के दौरान सिर्फ रीऑर्गेनाइजेशन होता है एटम्स का। क्या होता है? रीऑर्गेनाइजेशन होता है, मतलब या तो कहते हैं रीअरेंजमेंट होगा, ठीक है ना, बट कोई भी नया एटम क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ठीक है, तो इसे लिखेंगे बेटा, लिखेंगे ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन,
during the chemical reaction, only during the chemical reaction, only reorganization of atoms takes place. Only reorganization of atoms takes place सर रिपीट कर दो. during the chemical reaction. लिखें बेटा, during the chemical reaction only reorganization of atoms takes place. हाँ जी बेटा, reorganization of atoms takes place. ठीक है, राइट. नो, ये सॉरी आगे कंटिन्यू है. नीदर एटम क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बेटा. नीदर एटम इज क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन बेटा. नीदर एटम इज डिस्ट्रॉयड नॉर क्रिएटेड ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन. किसी भी केमिकल रिएक्शन के उसमें बेटा एटम ना ही डिस्ट्रॉय करेगा, ना ही क्या होगा बच्चों, फॉर्म होगा. सिर्फ क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन होगा. क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन. मतलब एटम किसी एक के पास है, फिर वो किसी दूसरे के पास जा सकता है, या किसी दूसरे के पास है तो तीसरे के पास आ सकता है. क्लियर है बेटा. तो दीज ऑल 4 पॉइंट्स आर नोन एज डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. क्या कहते हैं इसको, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी. पहला है कि मैटर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ इंडिविजुअल एटम्स. ठीक है ना. दूसरा बोला किसी एक एलिमेंट के जो ऑल एटम्स होंगे उनका मास आइडेंटिकल होगा. ठीक है ना. पर डिफरेंट एटम डिफरेंट एलिमेंट को होगा तो मास क्या होगा, डिफरेंट होगा. कंपाउंड फॉर्मेशन तब होगा जब एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस करेंगे इन अ फिक्स्ड वेट रेशियो. और फोर्थ पॉइंट था बेटा सिर्फ क्या होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ एटम्स होगा इन अ केमिकल रिएक्शन. कोई एटम डिस्ट्रॉय या फॉर्म नहीं होगा. क्लियर है बच्चों, ऑल 4 पॉइंट्स इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. Yes, sir. ठीक है, Yes, राइट. sir. अब देखिए इसमें बार बार नया वर्ड आया. सबसे पहले जब हमने हमने केमिस्ट्री शुरू की थी तो हमने बोला था वहां पे एक वर्ड आया था मैटर. ठीक है ना. फिर मैटर के बाद फिर अब नया वर्ड आया, क्या है, मैटर किसका बना हुआ है, एटम का. तो हेडिंग लिखेंगे बेटा एटम. हेडिंग लिखेंगे एटम में, हेडिंग डालेंगे एटम में. क्या है एटम. तो एटम को कैसे डिफाइन करेंगे बच्चों हम, हाउ वी डिफाइन एटम. The smallest particle. ठीक है, तो हम कह रहे हैं इट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर बच्चों, है ना. ये क्या है, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर है. लेकिन ये जो स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर रहेगी इसमें सारी की सारी प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, एलिमेंट की होंगी. इट कंटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन गिवन एलिमेंट, राइट. जैसे हमारा डीएनए होता है, एक छोटा सा पार्टिकल होता है, बट इट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ अवर बॉडी. तो ऐसे ही क्या होगा, एटम जिस एलिमेंट का होगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज उसके अंदर होंगी. तो लिखेंगे क्या है एटम, इट इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर which consists all the properties of an given element. कोई भी जो गिवन एलिमेंट होगा बेटा उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज क्या होंगी, वो क्या होंगी, एटम के अंदर होंगी. क्लियर है. कहने का ये मतलब है बेटा, लेट्स सपोज ये कोई पेन है या कोई चौक है, अगर हम इसके टुकड़े करते जाएं पीसेस में तोड़ते जाएं, जो लास्ट पार्टिकल बनेगा जो फर्दर और टूट ना पाए, जिसको और छोटा हम ना कर सकें, ठीक है ना, राइट, उसको हम, उस पार्टिकल को हम क्या कहेंगे, एटम कहेंगे. क्या कहेंगे, एटम. बट ये जो एटम होगा दैट कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट. क्लियर है बेटा. एटम को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं. एटम, ये फिर से डेफिनेशन बेटा क्या पुरानी डेफिनेशन है, नई डेफिनेशन नहीं है, तो इस डेफिनेशन बिल्कुल करेक्ट नहीं है. ठीक है ना, राइट. बट हम ये कह सकते हैं कि जो एटम है, ठीक है ना, वो प्रॉपर्टीज किसकी होंगी, उसके अंदर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज जरूर होंगी.
मतलब इलेक्ट्रॉन चाहे वो कार्बन का हो चाहे क्या हो ऑक्सीजन का हो, इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रॉन ही रहने वाला है और वो आइडेंटिकल होगा चाहे वो कार्बन का हो चाहे ऑक्सीजन का हो। लेकिन कार्बन का जो एटम होगा वो अलग होगा, उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, और ऑक्सीजन के जो एटम होगा उसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी। कहने का मतलब समझे बेटा? मतलब आप और इसको छोटा कर सकते हैं, बट अगर वो इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो वो सेम रहने वाला है, उसका मास सेम रहने वाला है, चाहे वो इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन में हो चाहे ऑक्सीजन में हो चाहे नाइट्रोजन में हो, या प्रोटॉन, उसका मास तीनों में क्या रहना है, सब में क्या रहने वाला है, सेम। सिमिलरली फॉर न्यूट्रॉन, बट हाइड्रोजन का मास, हाइड्रोजन के एटम का मास 1 रहेगा, कार्बन के एटम का मास कितना रहेगा, 12 रहेगा, वो डिफरेंट रहेगा। समझ में आया बच्चों क्या बोला मैंने अभी? सर हाँ जी बेटा। सर जो बिल्कुल लास्ट पार्टिकल होएगा किसी एलिमेंट का, तो ठीक वो है। भी प्रॉपर्टीज। हाँ जी बेटा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो भी प्रॉपर्टी शो करेगा बेटा। ठीक है, राइट, क्लियर है बेटा, राइट। अब अगर हम बात करते हैं बेटा उसकी एटम की बात करते हैं, तो एटम में होता क्या है बेटा? अगर मैं हाइड्रोजन की बात करता हूँ तो हाइड्रोजन में क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे एक डॉट लगाता हूँ और बाहर क्या होता है, एक ऐसे रिंग होता है। ठीक है, तो ये जो बाहर वाली रिंग है इसको आप क्या कहते हैं बेटा? शेल। क्या कहते हैं? शेल, या क्या कहते हैं? ऑर्बिटर। तो इसमें जो ये ब्लू डॉट है, ये क्या है? जो ब्लू डॉट है ये, दिस मींस इट कंटेन्स 1 प्रोटॉन। क्या है? 1 प्रोटॉन, जो कहाँ पे रहता है? न्यूक्लियस में। कहाँ रहता है बच्चों? न्यूक्लियस में। और इसमें क्या है? एक क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या है? एक इलेक्ट्रॉन। करेक्ट है। यही अगर मैं हाइड्रोजन हीलियम का एटम बनाता तो क्या आता? तो हाइड्रोजन के, सॉरी, हीलियम के एटम में कितने होते हैं? 2 तो क्या होते हैं? रेड डॉट होते हैं, और 2 ही क्या होते हैं उसमें? ब्लू डॉट होते हैं। और बाहर क्या होता है? एक शेल होता है, और इस शेल में भी कितने इलेक्ट्रॉन दिखते हैं हमें? 2 इलेक्ट्रॉन दिखते हैं। इसका क्या मतलब है? इसमें 2 तो क्या है बच्चों? प्रोटॉन। 2 क्या है? न्यूट्रॉन। और 2 इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। कोई डाउट बेटा? एटम कैसा दिखता होगा? सर हाइड्रोजन में एक ही न्यूट्रॉन होता है ना? हाँ जी, एक नहीं बेटा, न्यूट्रॉन नहीं होता बेटा हाइड्रोजन में। हाइड्रोजन ओनली कंटेन प्रोटॉन, नो न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 0 बेटा। तो सर ठीक है, राइट। हाइड्रोजन में सिर्फ क्या होता है? प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। हाइड्रोजन के आगे वाले जितने भी एलिमेंट होते हैं उनमें क्या होता है? सभी में क्या होता है? न्यूट्रॉन होता है। सर न्यूट्रॉन क्यों नहीं होता हाइड्रोजन में? अब बेटा नहीं होता क्योंकि इसीलिए उसका मास 1 दिया है ना। अगर आपने उसमें न्यूट्रॉन होता तो उसका मास 1 नहीं होता बेटा। मैंने पहले ही बोला, केमिस्ट्री इज एन एक्सपेरिमेंटल साइंस बेटा। विदाउट एक्सपेरिमेंट हम कुछ भी कमेंट नहीं करेंगे। क्लियर है? आपको अगर 1 मास देना है स्टार्टिंग में, तो 1 तो तभी होगा ना जब इसमें या तो एक ही न्यूट्रॉन होता या एक ही प्रोटॉन होता। क्लियर है? आपको पता है न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? व्हेन, यानी और किसने करी थी? राइट, न्यूट्रॉन वाज डिस्कवर्ड इन 1932 बेटा, बाय जेम्स चैडविक। और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कब हुई थी? कौन बताएगा? लगभग कितने साल पहले? 1989 में, सॉरी 1889 के अराउंड, लगभग 40 साल बाद क्या डिस्कवरी हुई? न्यूट्रॉन की। क्यों? जैसे ही इलेक्ट्रॉन की थॉमसन ने डिस्कवरी करी उसके कुछ दिन बाद प्रोटॉन की डिस्कवरी हो गई। क्यों हो गई ऐसा? क्योंकि डाल्टन ने क्या बोला था? एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। तो जैसे ही थॉमसन ने बोला कि एटम के अंदर क्या प्रेजेंट है? नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है, तुरंत ही थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद, एक साइंटिस्ट है जिनका नाम था गोल्डस्टेन। क्या नाम था इनका? गोल्डस्टेन। जिन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी? प्रोटॉन। इन्होंने तुरंत बोला जितने प्रोटॉन, जितने इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ही क्या होंगे? उसमें प्रोटॉन भी होंगे, है ना। कैथोड रे की डिस्कवरी सुना है आप लोगों ने? और फिर एनोड रे की डिस्कवरी हुई थी। तो थॉमसन ने किसकी करी थी? कैथोड रे की, मतलब इलेक्ट्रॉन। और गोल्डस्टेन ने किसकी करी थी? एनोड रे। आप समझिए ना कि इसके 40 साल लग गया हमें ये डिस्कवर करने में किसमें क्या होता है? न्यूट्रॉन भी होता है। क्यों इतना टाइम लगा? वाई? हाँ, उसका कोई भी चार्ज नहीं है। तो ये बहुत दिन बाद पता चला कि हाइड्रोजन और जो इसका मास है उसका मास 4 टाइम है हीलियम। मतलब क्या है? हाइड्रोजन का मास तो कितना है? 1 AMU,
और हीलियम का मास कितना होता है बच्चों? 4 MU। 4। तो हाइड्रोजन का मास, हीलियम का मास 4 टाइम्स है किसमें? हाइड्रोजन से। तो हुआ क्या था, मैं इसके पीछे अगर बताऊं, उसमें जब चैडविक ने क्या करा, देखिए यहाँ बाद में जब हम इसकी एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो ऐसा हो, इन्होंने क्या तराजू लिया है, क्या लिया है, वेइंग मशीन ली। तो इनको पता था पहले कि अगर हाइड्रोजन, अगर क्या है, जो हाइड्रोजन का 1 होगा तो हीलियम उसका डबल होगा, उनको ये अंदाजा था। क्योंकि हाइड्रोजन में अगर 1 प्रोटॉन है तो हीलियम में कितने हैं? 2 प्रोटॉन। तो उन्होंने क्या करा, एक तरफ 2 हाइड्रोजन रख के एक तरफ क्या रखा, 1 हीलियम रख दिया। तो क्या वेइंग मशीन बराबर रहेगी? नहीं। क्या बच्चों, वेइंग मशीन बराबर रहेगी? नो सर। नहीं। किधर की तरफ मुड़ेगी? हीलियम की तरफ। तो ये थोड़ा ऐसे था। ये ऑब्जर्व करने में कितने ईयर लगे बच्चों? 40 इयर्स लगे। क्लियर है? तो जब हम डिस्कवरी पढ़ेंगे किसकी, न्यूट्रॉन की, तब हम इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर है बेटा? एटम क्या होता है बच्चों? एटम इज अ स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर विच कंटेन्स ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। क्लियर है बेटा? ठीक है। न्यूक्लियस के अंदर अगर हम एटम की बात करें तो आप ये जरूर लिख लेना, लिखेंगे बेटा एटम कंसिस्ट ऑफ, लिखेंगे सभी लोग, एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड क्या बेटा, न्यूट्रॉन। क्या क्या होता है? एटम कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है बेटा? अब इसमें जो प्रोटॉन और जो न्यूट्रॉन होता है बेटा, ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। ये कहाँ रहता है? न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर ऑफ द एटम बेटा, सेंटर ऑफ द एटम। ठीक है। जो क्या है, एटम का जो सेंटर होता है उसके अंदर क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है बेटा? किसमें रहता है? रिवॉल्व्स इन अ शेल। ठीक है, कहाँ रहता है? रिवॉल्व्स इन अ शेल। और सेल को हमने क्या कहा था? ऑर्बिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑर्बिट भी कहते हैं। ठीक है बच्चों, राइट? क्लियर है बेटा? जो ऑनलाइन है बेटा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट? करेक्ट है बेटा? यस सर। यस ठीक है, राइट? कोई डाउट यहाँ तक बेटा कि एटम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, प्रोटॉन कहाँ रहता है, राइट? इसमें कोई डाउट नहीं? क्लियर है, राइट? ठीक है, ठीक है बेटा। अब क्या है, हमने ये डिस्कस किया था पहले, या फिर दोबारा से हम डिस्कस कर रहे हैं इसको, कि हर मैटर का कुछ ना कुछ क्या होता है बेटा? मास। क्या होता है? मास। और हर मैटर किसका बना होता है? एटम का। इसका मतलब जो मैटर का मास है दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ एटम, है ना? लेट्स सपोज ये पेन है बच्चों, तो ये पेन मैटर है, इसका कुछ मास होगा, और ये पेन किसका बना होगा? एटम का। तो अगर इस पेन का जो मास होगा दैट इज ड्यू टू द मास ऑफ क्या बच्चों? एटम्स। ठीक है ना? और एटम के मास को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। तो हेडिंग डालेंगे बच्चों एटॉमिक मास। तो एटम के मास को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। ठीक है, राइट? याद रखेंगे बच्चों, केमिस्ट्री में मास और वेट क्या है बेटा? सेम। ठीक है ना, राइट? मास और वेट क्या है? सेम। क्यों? क्योंकि जो एटम है वो बहुत ही क्या होता है? छोटा होता है, तो उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट क्या होता है? नेग्लेक्जिबल होता है। क्या होता है? नेग्लेक्जिबल। ठीक है, इसीलिए बच्चों क्या करते हैं, एटॉमिक मास बोले या एटॉमिक वेट बोले, दोनों क्या है? सेम है। तो आप स्लैश करके लिख लीजिए बेटा, एटॉमिक वेट लिख लीजिए। तो एटॉमिक मास और एटॉमिक वेट दोनों एक ही चीज है बेटा। ठीक है, बहुत सारे लोग मास बोलते हैं, बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं? वेट बोलते हैं। ठीक है, राइट? अब एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे हम लोग? हाँ, किसी एक सिंगल एटम के मास को हम क्या कहेंगे? एटॉमिक मास, है ना? ठीक है ना, राइट? तो लिखेंगे मास ऑफ, क्या है? मास ऑफ अ सिंगल एटम, मास ऑफ अ
सिंगल एटम इज नोन एज एटॉमिक मास। किसी एक सिंगल एटम के मास को क्या कहेंगे हम बच्चों? एटॉमिक मास। कोई डाउट बेटा? क्या कहेंगे? एटॉमिक मास। एक सिंगल एटम आपने लिया, उसको तराजू में रखा, उसका जो वेट आएगा उसको क्या कहेंगे हम? एटॉमिक मास। क्लियर है? राइट। अब लेट सपोज क्या है बेटा, हमें लेट सपोज कार्बन के एटम का मास वे करना था। क्या करना था? कार्बन के एटॉमिक का वे करना। ठीक है ना? राइट। अब क्या है, जो हमारे पास वेट करने की जो यूनिट है, एग्जिस्टिंग यूनिट, लेट सपोज क्या है? ग्राम, या हम कह दें क्या बच्चों? किलोग्राम, या मिलीग्राम, या माइक्रोग्राम, और जो भी यूनिट है। ठीक है? राइट। ये क्या है? एग्जिस्टिंग यूनिट है किसकी? वेट। क्या है? एग्जिस्टिंग यूनिट है वेट की, जो बच्चों आप लोग क्या करते हैं? जानते हैं। तो आप मुझे बता सकते हैं कि एटम को हम क्या इन यूनिट में मेजर कर सकते हैं? क्या इन यूनिट में बच्चों मेजर कर सकते हैं? आंसर यस या नो? क्या नो बच्चों सर। कर सकते? नहीं। क्यों No. बच्चों? क्यों नहीं कर सकते हम लोग? सर, बहुत क्योंकि बड़ी यूनिट एटम है। बहुत ही छोटा बहुत ही particle छोटा है ना? राइट। क्योंकि ये क्या है, एटम क्या है, कहीं हमें इवन जो माइक्रोस्कोप होता है उससे भी एटम हमें दिखाई नहीं देता। तो इवन हम अगर माइक्रोस्कोप से, आंख तो छोड़ दीजिए, माइक्रोस्कोप से भी अगर आप पार्टिकल को देखते हैं एटम, वो भी हमें दिखाई नहीं देता। तो दिस मीन्स उसको हम इन यूनिट में मेजर नहीं कर सकते। आज तक किसी ने बेटा एटम को नहीं देखा है, और इन फ्यूचर भी कोई एटम को नहीं देखेगा। दिखता क्या है आपको बेटा? आपको एटम्स का एग्रीगेट दिखता है। क्या दिखता है? एग्रीगेट। ऐसे झुंड सा दिखता है, ऐसे क्लाउड सा दिखाई देता है। एक सिंगल एटम आज तक किसी ने नहीं देखा है, और ना ही फ्यूचर में कोई देखने वाला है बेटा। नहीं है। हाँ, एक्चुअल में क्या है बेटा, उसके पीछे रीजन और भी है। तो थोड़ा और हम जो क्वांटम फिजिक्स पढ़ेंगे तो हम इसको ज्यादा इजीली समझ। ठीक है ना? राइट। एक प्रिंसिपल होता है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या होता है? अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। राइट। क्योंकि वो टॉपिक थोड़ा अलग सा हो जाएगा, हम बाद में डिस्कस करेंगे इसको। राइट। मतलब हम लोग क्यों देख नहीं सकते हैं, ये हम डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें डिस्कस करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर में। उसमें एक प्रिंसिपल आता है हाइजेनबर्ग, HEISENBER, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसमें डिस्कस करेंगे क्यों हम एटम को देख नहीं सकते। रेडियस बेटा कैलकुलेट नहीं किया जा सकता एटम का। 15 वो क्या है? वो क्या है? एक एवरेज वैल्यू है। आप सोचिए ना, आप मुझे ये बताइए कि जो इलेक्ट्रॉन है वो कैसे मूव करता है एटम के अराउंड? जो इलेक्ट्रॉन है बेटा वो एक लाइन में नहीं मूव करता शेल में, वो क्या करता है? वेव। सर्कुलर पाथ। कैसे मूव करता है? वेव के फॉर्म में। पार्टिकल हैज डुअल नेचर। क्या होता है? हर चीज का क्या है? डुअल नेचर। जैसे हमारा भी है, हमारा भी डुअल नेचर होगा, मतलब हमारा पार्टिकल नेचर भी होगा और वेव नेचर भी होगा। ठीक है ना? राइट। बट क्या होता है, जो पार्टिकल जिनका मास बहुत ज्यादा होता है उसका पार्टिकल नेचर डोमिनेट करता है। क्या करता है? पार्टिकल नेचर। मतलब जैसे हम चल रहे हैं तो हमें लग रहा है कि वी आर मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। जो ऑब्जेक्ट बहुत ही छोटा होता है, जिसका मास क्या होता है? बहुत ही कम होता है, वो कैसे ट्रेवल करता है? वेव के फॉर्म। तो अब अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे मूव कर रहे हैं बच्चों, तो आप मुझे बता सकते हैं क्या इसका एग्जैक्ट रेडियस कैलकुलेट कर सकते हैं? तो सर वो सब बेटा एब्सर्ड वैल्यू है, वो बस ऐसी ही वैल्यू है। कैसे करते हैं मैं आपको आइडिया दे देता हूँ। ठीक है ना? कि हाउ एटॉमिक रेडियस इज कैलकुलेटेड। क्यों? लेट्स सपोज आपने बेटा H2 लिया। क्या लिया? H2। H2 में मतलब H और H के बीच में बॉन्ड होता है, दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है ना? और ये जो बॉन्ड होता है इसकी लेंथ को बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या बोलते हैं? बॉन्ड लेंथ। क्लियर है? और अगर हमें ये बॉन्ड लेंथ मिल जाए तो इसका हाफ कर दें तो क्या मिल गया? अप्रोक्सीमेट रेडियस। और रेडियस मतलब क्या मिल गया? साइज। तो बेसिकली इनडायरेक्ट तरीके से क्या कैलकुलेट किया जाता है? एटॉमिक रेडियस। कैसे? हम पहले क्या कैलकुलेट करते हैं? बॉन्ड लेंथ, और फिर बॉन्ड लेंथ को क्या करते हैं? हाफ कर देते हैं, हमें क्या मिल जाता है? रेडियस या साइज। एक सिंगल एटम का बेटा कभी भी रेडियस कभी भी कैलकुलेट नहीं किया जा सकता, आज तक किसी ने कैलकुलेट नहीं किया। ठीक है ना? होता क्या है बेटा, कभी भी अगर आप एटम को देखें ना, तो एटम में हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन ऐसे, राइट। सबसे पहले किसने बोला? थॉमसन ने शुरू करी बात।
थॉमसन को फिर किसने गलत किया? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड को फिर गलत किया किसने? बोर ने। बोर को गलत किया किसने? श्रोडिंगर ने। इसने हाइजेनबर्ग ने। हाइजेनबर्ग को गलत किया किसने? श्रोडिंगर ने। आज तक इसको अब किसी ने गलत नहीं किया। तो जितना भी हम पढ़ने वाले हैं ये सब गलत पढ़ने वाले हैं, लास्ट में जाके क्या पढ़ेंगे? हम सिर्फ सही पढ़ेंगे। ठीक है, राइट। उन्होंने क्या बोला? श्रोडिंगर ने क्या कहा कि इलेक्ट्रॉन, इन लोगों ने क्या बोला? इलेक्ट्रॉन किनारे किनारे घूमता है, ऑर्बिट में घूमता है, ये सब बोला। उसने बोला ऐसा कुछ नहीं होता। इसने क्या बोला श्रोडिंगर ने कि ये समझिए कि ये क्या है, न्यूक्लियस जो है ये एक मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है ना, ऐसे। और जो मधुमक्खी है वो इलेक्ट्रॉन समझिए वो कभी अंदर जाती कभी बाहर जाती, ऐसे ऐसे करती रहती है, ऐसे। इसीलिए एटम का कोई एटम कहीं भी हो सकता है। एटम कैन बी प्रेजेंट एनीवेयर अराउंड द न्यूक्लियस, कहीं पे भी हो सकता है। तो इसने बोला प्रोबेबिलिटी की बात करी। किसकी बात करी? प्रोबेबिलिटी। और प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो। प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं हो सकती। हमारा होगा जैसे हम बिल्कुल ही हमारा जैसे हम पढ़ने में बिल्कुल बेकार हुए हैं, तो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मेरी प्रोबेबिलिटी कभी भी जीरो नहीं होगी। मेरी प्रोबेबिलिटी जरूर होगी, 1/1 लाख हो सकती है या 1/10 लाख हो सकती है, बट प्रोबेबिलिटी कैन नेवर बी जीरो। तो इलेक्ट्रॉन कैन भी कहीं पे भी हो सकता है अराउंड द न्यूक्लियस। एक इसने बोला था श्रोडिंगर। तो हम बाद में डिस्कस करेंगे बच्चों ये सब चीजें। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है बेटा? तो हम लिखेंगे बेटा, इसमें कंटिन्यू करेंगे, लिखेंगे एग्जिस्टिंग यूनिट ऑफ वेट। लिखेंगे बेटा existing unit of weight is not appropriate. Existing unit of weight is not appropriate to measure atomic mass बेटा, to measure atomic mass। ठीक है, एग्जिस्टिंग यूनिट क्या है? अप्रोप्रिएट नहीं है, बहुत बड़ी है, टू मेजर द एटॉमिक मास। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बेटा? जो ऑनलाइन है बेटा Yes, क्लियर है? sir. ठीक है, राइट। अब देखिए क्या है, ठीक है, इसका मतलब क्या है बेटा? हमें कोई नई यूनिट क्या करनी पड़ेगी? डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी? कोई नई यूनिट डिफाइन करनी पड़ेगी। क्या मेजर करने के लिए? एटॉमिक का या एटम का क्या? मास। ठीक है, और वो जो नई यूनिट है उसका क्या नाम है? AMU। क्या है? AMU। तो लिखेंगे हेडिंग डालेंगे बेटा AMU। लिखेंगे AMU, जिसको फुल फॉर्म में बोलते हैं एटॉमिक मास यूनिट बेटा। शॉर्ट फॉर्म में बेटा इसको लिखते हैं AMU। क्या लिखते हैं? AMU, या सिंपल क्या लिख देते हैं बेटा? U भी लिख देते हैं। क्या लिख देते हैं? U। एटॉमिक मास यूनिट AMU। शॉर्ट फॉर्म में AMU लिखेंगे। क्या सिर्फ क्या लिखेंगे बेटा? U। ठीक है, इस U को भी फुल फॉर्म में इसको बोलते हैं यूनिफाइड मास। क्या बोलते हैं बेटा? यूनिफाइड मास। तो बहुत जगह क्या लिखा रहता है बच्चों? सिर्फ AMU लिखा रहता है, या बहुत जगह सिर्फ क्या लिखेगा? U। दोनों का मतलब एक ही है। क्लियर है बेटा? तो इसका मतलब एटम की जो यूनिट है, एटॉमिक मास की जो यूनिट है, वो ना केजी है ना ग्राम है, वो क्या है बच्चों? AMU। क्या है बच्चों? AMU। क्लियर है बेटा? जो बच्चे ऑनलाइन है क्लियर है बेटा? Yes, sir. ठीक है, ओके, राइट। अब हमें ये करना है कि AMU को हमें डिफाइन करना है बच्चों। क्या करना है? AMU को डिफाइन करना है। तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसे समझा या ऐसे सोचा, हाँ, कि जो लाइटेस्ट एलिमेंट है, AMU को हमें ऐसे डिफाइन करना है बच्चों, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका भी मास 1 से कम ना हो। क्या करना है हमें? जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका भी मास 1 से कम ना हो, सो दैट फ्रैक्शन में ना जाए मास। क्या जाए? फ्रैक्शन में ना जाए, और कैलकुलेशन में क्या रहे? आसानी रहे। कैलकुलेशन में क्या रहे बच्चों? आसानी रहे। तो उसको देखते हुए AMU को डिफाइन किया गया। लिखेंगे बेटा 1 AMU इज इक्वल टू, क्या बोला? दैट इज इक्वल टू 1/12। क्या बोला? 1/12। मतलब कार्बन का जो एटम है उसको किससे डिवाइड कर दिया जाए? 12 से। तो उसको जब 12 से डिवाइड करेंगे तो जो उसका एक पार्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा? AMU के। तो 1 AMU इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन 12 एटम। जो कार्बन का एक आइसोटोप होता है, ठीक है ना, राइट। 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 वेट ऑफ कार्बन 12 एटम।
कार्बन 12 का मतलब बेटा कार्बन का आइसोटोप है बेटा क्या, C12। क्या है, कार्बन का आइसोटोप है C12। कहने का ये मतलब है बच्चों कि अगर आपके पास कार्बन एटम है, उसको आप 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, तो इसका जो एक पार्ट होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 AMU के बराबर। मतलब आपको एटम को 12 पार्ट में, कार्बन एटम को 12 पार्ट में डिवाइड करना है इक्वली, तो उसका जो एक पार्ट होगा बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, 1 AMU के बराबर। किसके बराबर हो जाएगा, 1 AMU। कोई डाउट बच्चों जो ऑनलाइन है बेटा, कोई डाउट? नो सर। क्लियर है बेटा? और भी जो बच्चे हैं बेटा, क्लियर है आप लोगों को? जो बेटा और भी क्लास में है बच्चे, प्लीज बताइए सभी को क्लियर है? यस Yes, सर। ठीक है, राइट। तो क्या अब हम यहाँ से कार्बन का एटॉमिक मास लिख सकते हैं, कार्बन का एटॉमिक मास लिख सकते हैं क्या इसके हेल्प से? अब हम कैसे, 12 से क्या कर दें बेटा, थ्रू आउट क्या कर दें, मल्टीप्लाई कर Multiply. देते हैं। तो जब 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो कार्बन एटम का मास कितना आ जाएगा, 12 AMU। तो कार्बन का जो कार्बन एटम है उसका मास कितना आ गया, 12 AMU, और सिर्फ क्या 12 EU। क्या बोलेंगे, 12 EU। क्लियर है बेटा, राइट? आपको क्या लगता है पहले के टाइम पे कैसे एटॉमिक मास कैलकुलेट किया गया होगा, हाउ, या कैसे कैलकुलेट किया गया होगा बाकी एलिमेंट का एटॉमिक मास? ये तो हमने एज्यूम कर लिया, ये वैल्यू क्या करी हमने, एज्यूम करी। बाकियों की कैसे कैलकुलेट किया हमने, प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन्स। ओके, बाकियों का क्या किया बेटा, उन्होंने बार बार क्या करा बच्चों, एक्सपेरिमेंट किया। क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट के हेल्प से बाकी एलिमेंट का क्या निकाला उन्होंने, एटॉमिक मास। कैसे निकाला, बाकियों का एटॉमिक मास निकाला। ठीक है, राइट? क्लियर है बेटा? यहाँ से रब कर दें इसको बच्चों, रब कर दें बेटा क्या इसको यहाँ से? Yes, sir. ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि 1 AMU 1/12 ही क्यों लिखा गया। क्वेश्चन अगर आ जाए एग्जाम में कि why not 113 या why not 1/8, why not 1/6, ऐसे क्यों नहीं किया गया? ओके, ठीक है, तो आइए हम डिस्कस करते हैं। लिखिए, क्वेश्चन के फॉर्म में लिखेंगे why, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा why 1 AMU is why 1 AMU is 1/12 कार्बन एटम, why 1 AMU is 1/12 कार्बन एटम। 1/12 ही हमने क्यों लिखा बेटा, 1/10 1/5 क्यों नहीं लिखा हमने, 1/12 ही क्यों लिखा? देखिए बेटा ध्यान से समझना, क्योंकि आगे का लेक्चर इस पे डिपेंड करेगा। कार्बन की अगर बात करते हैं बेटा, तो कार्बन में 6 प्रोटॉन होते हैं, 6 न्यूट्रॉन होते हैं, और 6 ही क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन होता है। क्लियर है? 6 प्रोटॉन, 6 इलेक्ट्रॉन और 6 न्यूट्रॉन। बेटा किसी को डाउट जो बच्चे ऑनलाइन है? नो सर। ठीक है ना। अब एक बात यहाँ पे मैं बता दूं बेटा, बाद में हम जब एटॉमिक स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो डिस्कस भी करेंगे। जो मास है बेटा किसका, इलेक्ट्रॉन का, वो काफी छोटा होता है। किससे, मास ऑफ किससे, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। ठीक है ना, कम होता है। किससे, मास ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के मास से क्या होता है, काफी कम होता है। क्लियर है? इसका मतलब क्या होगा, हम क्या करेंगे, जो मास है इलेक्ट्रॉन का उसको क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। क्लियर है बच्चों? लेट्स सपोज क्या है, एक क्या है, आपके पास कोई 10 kg का वेट है और एक आपके पास सिर्फ 1 मिलीग्राम है। तो आप 10 kg में 1 मिलीग्राम के ऐड करना चाहेंगे, क्या कुछ सिग्निफिकेंस मिलेगा हमें इसमें, सिग्निफिकेंट अमाउंट मिलेगा क्या बच्चों, मिलेगा क्या? एक आपके पास 10 kg है और एक बार 1 मिलीग्राम है, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कुछ फर्क, ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं मिलेगा। तो इसका मतलब हम उसको क्या कर सकते हैं, इग्नोर कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, इग्नोर बेटा। क्लियर है बेटा? तो मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है बेटा नेग्लेक्जिबल है। इसका मतलब क्या है, जो एटॉमिक मास है किसका, कार्बन का, दैट इज इक्वल टू ड्यू टू 6 प्रोटॉन प्लस 6 क्या बच्चों, न्यूट्रॉन। क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज 6 प्रोटॉन प्लस 6 न्यूट्रॉन। क्या बच्चों जो ऑनलाइन है वो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग? यस सर। यस सर।
ठीक है, राइट। अब एक बात और यहाँ पे बेटा, जो मास होता है बेटा किसका, प्रोटॉन का, इज ऑलमोस्ट इक्वल टू मास ऑफ क्या बेटा, न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास भी क्या होता है बच्चों, ऑलमोस्ट इक्वल होता है, ऑलमोस्ट, नॉट एग्जैक्टली बट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल। क्लियर है बेटा, ठीक है, राइट। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता, आप मुझे बताइए। 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? जो ऑनलाइन है बच्चों वो बताइए, क्या हम ऐसे लिख सकते हैं इसको? 6 प्लस 6 लिख सकते हैं, 6 प्रोटॉन प्लस 6 प्रोटॉन। Yes, sir. यस सर। कोई डाउट? जो बच्चे ऑनलाइन है बेटा सभी लोग। सर हमने इलेक्ट्रॉन के मास को नेग्लेक्ट क्यों करा? बेटा उसका मास नेग्लेक्ट हमने नहीं किया, उसका मास क्या होता है, काफी कम होता है बेटा, किससे, मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से, इसीलिए हमने उसको इग्नोर कर दिया। लेट्स सपोज आपके पास क्या है, आपके पास 10 लाख रुपए है, किसी ने आपको उसमें से 10 रुपए दे दिया, क्या आपको कुछ फर्क पड़ा? नहीं, आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, वो नेग्लेक्जिबल है, आप करें ना करें वो ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए के बराबर ही रहेगा। ठीक है बेटा, इसीलिए क्या होता है, मास ऑफ जो इलेक्ट्रॉन है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। क्लियर है बेटा, क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, राइट। अब हम इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज इक्वल टू 12 प्रोटॉन, ऐसे लिख सकते हैं हम। 6 Yes. प्लस 12 प्रोटॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते बच्चों, ये बताइए। यस सर। कोई डाउट? नो सर। सभी लोग, और जो बच्चे हैं बेटा सभी लोग बताएंगे क्या लिख सकते हैं ऐसा हम। यस सर। Yes, sir. तो देखिए यहाँ एटॉमिक मास है ना, एटॉमिक मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या लिख दिया बेटा, 12 प्रोटॉन। तो इसको ऐसे ही लिख रहा हूँ, देखिए 12 इंटू 1 प्रोटॉन, क्या ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, 12 इंटू 1 प्रोटॉन लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। और एटॉमिक मास ऑफ जो कार्बन है, अभी हमने लिखा था 12 क्या बच्चों, AMU, क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं 12 इंटू 1 AMU? जो बच्चे ऑनलाइन है कैसे लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, आप बताइए। Yes, sir. और जो बच्चे हैं बेटा, एक नहीं बोला है, और बच्चे जो हैं सर एक बार दोबारा बताना। दोबारा बताएं। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए। इस जगह तक Yes, क्लियर है कि sir. नहीं क्लियर है? यस सर। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं क्लियर है, बताइए बेटा। Yes, sir. यस सर। ठीक है, तो एटॉमिक मास कार्बन का 12 प्रोटॉन है, तो हम इसको 12 इंटू 1 प्रोटॉन लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, आप बताइए। यस सर। लिख सकते हैं, है ना। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बोला था कि जो कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो कितना होता है, 12 AMU। बोला था कि नहीं बोला था हमने, 12 AMU बेटा। यस सर। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 12 इंटू 1 AMU लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस। यस सर। लिख सकते हैं बच्चों की नहीं लिख सकते हैं, बताइए। यस सर। यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर कोफिशिएंट को इक्वेट करें, 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू क्या है, 1 AMU के बराबर है कि नहीं है, यस क्या हम सर। ऐसे कह सकते हैं? Yes. यस सर। तो दिस मीन्स बेटा जो 1 AMU इज इक्वल टू बेटा क्या है, इट इज मास ऑफ 1 प्रोटॉन के बराबर है। तो 1 AMU जो है बेटा दैट इज इक्वल टू मास ऑफ 1 प्रोटॉन। ठीक है, एक प्रोटॉन के मास के बराबर क्या होता है, 1 AMU होता है बेटा। कोई मुझे याद दिलाएगा बेटा, एक प्रोटॉन का मास कितना होता है? वेरी गुड। तो क्या होता है, मास ऑफ जो प्रोटॉन होता है बेटा, मास ऑफ 1 प्रोटॉन इज इक्वल टू होता है बेटा 1.67 लिख रहा हूं मैं, इंटू 10 टू द पावर -24 ग्राम में। ठीक है, तो जिसको नहीं पता बेटा वो लिख लेंगे, मास ऑफ 1 प्रोटॉन कितना होता है, 1.67 10 टू द पावर -24 ग्राम। तो मुझे बताइए 1 AMU किसके बराबर हुआ बच्चों? 1.67 into 10 into to 10 to the the power -24 ग्राम। So this means 1 AMU is equal to कितना हो बेटा, 1.67 10 to the power -24 ग्राम। समझ में आया बेटा हमने कैसे प्रूव किया इसको? समझ में आया बेटा कैसे प्रूव किया हमने इसको? Yes, sir. Yes sir.
और बच्चे जो बेटा क्लास में है प्लीज बेटा सभी लोग बोले, सभी लोग यस बताएंगे। सर। Yes, sir. ठीक है, यस सर। मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप लोग साथ साथ में लिख रहे हैं बच्चों की नहीं लिख रहे हैं? अगर आप नहीं भी लिख रहे हैं तो कोई जरूरत नहीं है, मैं आपको नोट सेंड करूंगा, ठीक है ना। अगर आपका कुछ मिस हो जाए तो आप प्लीज उस नोट से टैली कर सकते हैं, क्लियर है? तो आप ज्यादा ध्यान दीजिए बेटे कि हम कर कैसे रहे। साइड बाय साइड अगर लिख पा रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं लिख पा रहे तो डोंट वरी अबाउट इट, लीव सम स्पेस सो दैट जब आप क्लास हम ओवर हो जाए, आफ्टर द क्लास आई विल सेंड यू द नोट्स, आप उससे कॉपी कर सकते हैं। कोई डाउट बच्चों? नो ठीक है, सर। तो मेरे पास बने बनाए नोट्स हैं, सो जो भी हम डिस्कस कर रहे हैं सब आपको नोट्स में मिल जाएगा, क्लियर है? यस सर। ठीक है, राइट। तो क्या ये रिपीट करूं मैं बच्चों, ये कैसे आया 1 AMU 1 ग्राम की? आपको अभी क्लियर है सब कुछ जो हमने आज डिस्कस किया अभी? यस सर। करेक्ट है? Yes. ठीक है, राइट। रब कर दें बच्चों, रब कर दें इसको। यस सर। ठीक है, अब देखिए यहाँ, अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, देखते हैं कौन बताते हैं। आप लेट सपोज हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम क्या कर रहे हैं, कोई एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हैं जिसमें हम रिएक्शन कराना चाह रहे हैं C+O2 गिव्स CO2। क्या है? 6C+O2 गिव्स CO2, ये हम एक्सपेरिमेंट कराना चाह रहे हैं, ठीक है, राइट। इसमें इसके कितने एटम है बच्चों? 1। इसमें इसके कितने मॉलिक्यूल है बच्चों? 1। One. ठीक है, इसका कितना? 1 एटम, इसका 1 मॉलिक्यूल, ठीक है, राइट। तो इसका एक एटम का मास कितना हो जाएगा? 12 AMU, है ना। इसके एक एटम का मास कितना? 12 AMU। और इसके एक एटम का मास ऑक्सीजन का कितना होता है? 16। तो दो का कितना हो गया बच्चों? 32। 32 AMU। अब लेट्स सपोज मैं आपका केमिस्ट्री टीचर हूँ और लैब में एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ, राइट। मैंने बोला हिमांश को कि आप 12 AMU कार्बन ले आइए, और प्रांजल को बोला 12 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन को ले आइए, सॉरी 32 AMU ऑफ ऑक्सीजन को ले आइए। एक बच्चे को क्या बोला मैंने? 12 AMU कार्बन ले आइए। दूसरे बच्चे को बोला 32 AMU ऑक्सीजन ले आइए। क्या दोनों बच्चे वो ला सकते हैं? सर। क्या वो दोनों बच्चे वो ला सकते हैं इतना अमाउंट कार्बन का, इतना अमाउंट ऑक्सीजन का बच्चों? नो सर। क्या आप ला सकते हो? नो सर। क्या ला सकते हैं हम? क्यों नहीं ला सकते? सर बहुत छोटी अमाउंट होगी। एक्सीलेंट, क्योंकि ये बहुत ही छोटी अमाउंट है। देखिए क्यों, इसका क्या मतलब है? 12 AMU, तो अगर हम ग्राम में कन्वर्ट करेंगे बच्चों तो क्या करेंगे? 12 इंटू 1.67 इंटू 10 टू द पावर क्या आएगा बेटा? -24। क्लियर है? आज तक बच्चों ऐसा कोई तराजू नहीं बना है, कोई वेइंग मशीन नहीं बनी है जो इतने मिनिमम, इतने छोटे अमाउंट को क्या करे, मेजर कर सके, ठीक है, राइट। जो वेइंग मशीन होती है बेटा वो ज्यादा से ज्यादा 10 टू द पावर -6 तक, ज्यादा से ज्यादा बहुत अच्छा जो होता है, जो 10-15 लाख का आएगा ना, वो अभी 10 टू द पावर -6 ग्राम तक ही मेजर कर पाएगा बस। और हम किसकी बात कर रहे हैं बच्चों? 10 टू द पावर -24। तो अगर आप मल्टीप्लाई भी करेंगे तो ये तो ऑलमोस्ट 10 टू द पावर -24 ही रहने वाला है। तो क्या आप इसको मेजर कर पाएंगे? मुझे बताओ, 12 AMU ला पाओगे आप? नो सर। और 32 AMU ला पाओगे आप? नो सर। तो इसका मतलब, कहने का ये मतलब बेटा, आप कभी भी AMU को मेजर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? नहीं कर सकते। नहीं, यू नहीं कैन कर नेवर मेजर, वी कैन नॉट मेजर द AMU। हम AMU को कभी भी मेजर नहीं कर सकते हैं। तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि AMU के बेसिस पे हम कोई भी एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पाएंगे लैब में। और केमिस्ट्री क्या थी? इट इज ए एक्सपेरिमेंटल साइंस। तो इसका मतलब अगर मैं AMU कॉन्सेप्ट पे ध्यान देता हूं तो इससे हम कभी भी कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये इतना छोटा यूनिट है, इतना कम है ये, कि इसको हम मेजर नहीं कर पाएंगे। कोई वेइंग मशीन नहीं बनी है बच्चों जो इतने कम अमाउंट को क्या कर सके, मेजर कर सके। बात समझ में आई कि नहीं आई बच्चों, जो Yes, बच्चे sir. ऑनलाइन है? यस सर। आ गई।
और जो बच्चे हैं बेटा, और जो बच्चे हैं बेटा, बाकी बच्चों को समझ में आया कि नहीं आया? Yes, sir. Yes, sir. So this is a limitation of क्या बच्चों? AMU concept. किसका लिमिटेशन है ये? AMU concept का। और इसका सॉल्यूशन क्या है? What is the solution of this limitation? वो है, उसका नाम है बेटा मोल कॉन्सेप्ट। क्या है? मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट। अब आप समझे मोल कॉन्सेप्ट की हमें जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो एमयू कॉन्सेप्ट है उसके बिहाफ पे हम कोई भी कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हमें एक नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी जो इस प्रॉब्लम को क्या कर दे? सॉल्व कर दे। तो इसका मतलब एमयू कॉन्सेप्ट पे सिर्फ क्या आ सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। क्या आ सकता है? थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ सकता है, लेकिन लैब में हम इसके बिहाफ पे कुछ भी परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बात समझ में आई बच्चों? बात समझ में आई? व्हाट इज द Yes, लिमिटेशन sir. ऑफ एमयू Yes, कॉन्सेप्ट? Yes, sir. और हमें क्यों जरूरत पड़ी नए कॉन्सेप्ट की, ये भी समझ में आया आपको? व्हाट इज द Yes, नीड sir. ऑफ Yes, मोल sir. कॉन्सेप्ट या नए कॉन्सेप्ट की? देखिए क्या है, मोल कॉन्सेप्ट में हम कल बाद में बात करेंगे, जस्ट मैं आइडिया दे दूं। देखिए क्या है, अगर बच्चों आप ऐसे सोचिए कि अगर ये 12 एमयू की जगह 12 ग्राम हो जाए और ये 32 एमयू की जगह 32 ग्राम हो जाए, क्या हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई कि नहीं हुई? बताइए। Yes, sir. हो गई? तो हमारा Yes, मेन sir. काम क्या है बेटा? जस्ट हम चाहते हैं कि ये जो न्यूमेरिकल नंबर रहे, ये तो क्या रहे बच्चों? सेम। हम चाहते हैं कि ये न्यूमेरिकल नंबर तो क्या रहे? सेम रहे। वी ओनली वांट टू चेंज द यूनिट, और ये पॉसिबल तभी होगा जब हम एक कॉन्सेप्ट सीखेंगे जिसका नाम है मोल कॉन्सेप्ट। बात समझे बच्चों? व्हाट इज द नीड ऑफ मोल कॉन्सेप्ट? ठीक है ना? Yes, क्योंकि sir. एमयू कॉन्सेप्ट से हम कैलकुलेशन नहीं कर पाएंगे, कुछ परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, इसीलिए हमें नए कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगी। और क्या उसका मेन पर्पस क्या है? हम चाहते हैं एमयू से किस में आए? ग्राम में आए, बट विदाउट चेंजिंग द न्यूमेरिकल वैल्यू। ऐसा करने से फायदा क्या होगा? जैसे मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो आंसर क्या करेंगे आप सभी लोग? 23। क्या 23. करेंगे? क्या आप में से किसी ने भी यूनिट लगाई? क्या आप में से किसी ने यूनिट लगाई? आपने सिर्फ क्या बोला बच्चों? ज्यादातर ने 23। No, sir. जैसे मैं पूछूं व्हाट इज योर वेट, तो यूजुअली आप क्या आंसर देते हैं? 60 70 ऐसे बोलते हैं। यू नेवर से केजी। हमारी आदत नहीं है केजी लगाने की। या हम ऐसे बोलते हैं व्हाट इज, क्या कार की क्या स्पीड है, तो आप बोलते हैं 60 70 ऐसे बोलते हैं। यू नेवर से किलोमीटर पर आवर। वो वेल अंडरस्टूड हो जाता है। कहने का ये मतलब बच्चों, हमें आदत नहीं है यूनिट लगाने की। तो चाहे वो एमयू हो चाहे ग्राम हो, तो हम चाहते थे कि हम एमयू से किस में आए? ग्राम में आए, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ये क्या रहे बच्चों? सेम रहे। और ये पॉसिबल तभी होगा इसमें मोल कॉन्सेप्ट से। ऐसा होने से फायदा क्या है? जैसे मैं पूछूं व्हाट इज द एटॉमिक मास ऑफ सोडियम, तो आपने क्या बोला? 23। लेकिन यही अगर एमयू में 23 होता और ग्राम में 30 होता तो क्या आता आंसर? 2 होते कि नहीं होते बच्चों? 2 आंसर होते कि नहीं Yes, होते थे? sir. और कैलकुलेशन भी क्या होती? 2 तरीके से होती। तो हम नहीं चाहते, वो केमिस्ट नहीं चाहता। केमिस्ट चाहता है कैलकुलेशन थ्रू आउट क्या रहे? सेम रहे। हर एक बच्चे का आंसर क्या रहे? आए, सेम आए। कहने का ये मतलब है वी वांट टू कन्वर्ट 12 एमयू इनटू 12 ग्राम विदाउट चेंजिंग दिस न्यूमेरिकल वैल्यू। कोई डाउट बच्चों आज के लेक्चर में? No, कोई sir. डाउट? तो हमने आज क्या No, क्या सीखा? sir. जब वाइंड अप कर देते हैं। हमने सीखा डाल्टन एटॉमिक थ्योरी बच्चों, वो आपने पहले से पढ़ी हुई है मोस्टली, ठीक है ना। फिर हमने देखा कि एटम क्या होता है, ठीक है ना। फिर एटम से हम किस में आए? एटॉमिक मास में आए। एटॉमिक मास में हमने क्या बोला कि क्या कहते हैं, जो एग्जिस्टिंग यूनिट है बच्चों वो क्या है? अप्रोप्रिएट नहीं है, वो काफी बड़ी है, उसको हमने डिस्कार्ड कर दिया। एक नई यूनिट डिफाइन करी जिसको हमने क्या बोला? एएमयू। क्या बोला? एएमयू। फिर एएमयू को हमने डिफाइन किया, ऐसे डिफाइन किया कि सच दैट क्या है, जो लाइटेस्ट एलिमेंट है उसका भी मास क्या हो बच्चों? 1 से कम ना हो, 1 से कम ना हो, ठीक है ना, राइट। और इसलिए हमने उसको डिफाइन किया 1/12 वेट ऑफ कार्बन एटम। तो हमें वहां से कार्बन एटम का वेट मिल गया। फिर हमने ये जस्टिफाई किया कि 1/12 ही क्यों किया गया, वाई नॉट 1/6, वाई नॉट 1/4। तो हमने ये पाया
कि जो 1 AMU है दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन। और अगर ग्राम में बात करेंगे बेटा तो 1.67 10 टू द पावर क्या होगा, -24 ग्राम। क्लियर है। फिर लास्ट में हमने ये देखा कि एमयू को हम मेजर नहीं कर पाएंगे क्योंकि इट इज अ वेरी स्मॉल यूनिट, ठीक है ना, राइट। और इसको हमें किसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, एक बड़ी यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, दैट इज ग्राम। और उसके लिए हम एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कल की क्लास में, दैट इज नोन एज मोल कॉन्सेप्ट। और मैंने आपको बताया भी था बेटा इस चैप्टर का दूसरा नाम क्या है, मोल कॉन्सेप्ट। क्लियर है बेटा, क्लियर है बच्चों जो ऑनलाइन है बेटा, क्लियर है Yes, सभी को। sir. sir. यस सर। किसी बच्चों को बेटा कोई भी डाउट हो, ठीक है ना, राइट, प्लीज हाँ आप मुझे कॉल करिए, ठीक है ना। मेरा नंबर आप सभी उसमें ग्रुप में है, अगर किसी के पास नहीं है तो मैं नंबर लिख रहा हूँ बेटा 8901193692। प्लीज यू कैन कॉल मी एनी टाइम। कुछ भी डाउट है बेटा तो प्लीज डिस्कस करने के लिए जरूर कॉल करिए। हाँ सीखना है बेटा हमें, यहाँ ये बेसिक्स है, हम बहुत सारा टाइम लेके कर रहे हैं, जल्दी नहीं करेंगे। हर चीज छोटी छोटी चीज डिस्कस करेंगे और रीजन भी देंगे ऐसा क्यों है वाई। हाँ जी बेटा 8901193692 बेटा, ठीक है। तो आप प्लीज कॉल करिए, नहीं कॉल कर रहे हैं तो आप मैसेज ड्रॉप कर दीजिए व्हाट्सएप पे, कहीं से आपने कुछ पढ़ा है तो आप उसको स्कैन करके भेज सकते हैं कि इसका क्या मतलब है। क्लियर है बच्चों बेटा, क्लियर है बेटा सभी को। Yes, sir. यस ठीक है, सर। डाउट क्लियर होना चाहिए बेटा हमारे मन में ना। जब क्या हो, जब हम क्वेश्चन करने बैठे हैं, हम जब न्यूमेरिकल करने बैठे हैं, तो हमारे दिमाग में इफ एंड बट नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। सारे इफ एंड बट हमें क्या करने हैं, पहले ही क्या कर लेने, क्लियर कर लेने, सो दैट जब क्वेश्चन करें तो हम सीधे आंसर पे आए और सही आंसर आए। क्लियर है बेटा। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल है, बहुत सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल आते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी हमें साथ साथ में ध्यान दें। क्लियर है बेटा, ठीक है बच्चों जो ऑनलाइन है बेटा, तो आई एम एंडिंग द क्लास बेटा। कोई डाउट किसी को भी? No, sir. ठीक है बेटा, हाँ थैंक यू बेटा, थैंक यू, Thank you, sir. थैंक यू बेटा, थैंक यू।